हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो बच्चों, इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं हम, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। इससे पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आप पढ़ चुके हो। अब हम बात करते हैं बच्चों इस वीडियो में, बहुत सिंपल टॉपिक है, ये पढ़ चुके हो आप केमिस्ट्री में। थोड़ा सा तेजी से फास्ट बताएंगे बच्चों, इसे जल्दी जल्दी आप नोट करते जाइएगा, इतना टाइम मिलेगा आपको कि आप नोट कर सकें। बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, चलो स्टार्ट करते हैं। पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी फॉलोइंग पोस्टुलेट्स वर गिवन बाय बोहर्स। तीन पोस्टुलेट दिए बोहर ने, क्या बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी फॉलोइंग पोस्टुलेट्स वर गिवन बाय बोहर। फर्स्ट पोस्टुलेट नोट कर रहे हैं आप, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। Stationary orbits. He said that an electron can move around the nucleus in one of the specified circular orbits और definite radii की ऑर्बिट्स में एटम में इलेक्ट्रॉन क्या करता है मेरे बच्चे? रिवॉल्व करता है। फर्स्ट पोस्टुलेट की बात कर रहा हूं। एटम में इलेक्ट्रॉन निश्चित एनर्जी वाले, निश्चित रेडियस की, न्यूक्लियस के चारों ओर निश्चित रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या करता है? रिवॉल्व करता है। ये फर्स्ट पोस्टुलेट है किसका? बोहर का। फिर से समझ लो। ही सेड दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द स्पेसिफाइड सर्कुलर ऑर्बिट्स और डेफिनेट रेडियाई ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। रिवॉल्व करते समय एटम में इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता। एन इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द सेम ऑर्बिट विद द सेम स्पीड। विद द सेम स्पीड क्वेश्चन प्रॉब्लम है बच्चों। विद द सेम स्पीड, नॉट सेम वेलोसिटी। यहां पर स्पीड सेम रहेगी। ऑर्बिट के एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जब सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहती है और रिवॉल्व करते समय उसकी क्या रहेगी बेटा? स्पीड सेम रहेगी। और उस जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एटम, इलेक्ट्रॉन के उसी ऑर्बिट में फॉर एवर रिवॉल्व करता रहेगा। These orbits और सेल्स और एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इन सेल्स को, जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उन ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट को सेल्स बोलते हैं या कांस्टेंट एनर्जी लेवल्स बोलते हैं और स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। दे आर नेम्ड K, L, M एक्सेट्रा सेल्स एंड possesses मैक्सिमम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स। ये सब जानते होंगे। पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी ऑर्बिट में 2n स्क्वायर के नियम से लगा लो। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, 32 एंड सो ऑन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जैसे ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, तो रिवॉल्व करते समय इलेक्ट्रॉन की स्पीड सेम रहेगी बच्चों, वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होते रहने के कारण मेरे बच्चे स्पीड तो सेम रहेगी लेकिन इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। वेलोसिटी तो कंटिन्यूअसली चेंज होगी लेकिन स्पीड चेंज नहीं होती, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस एक्ट्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड फॉर सर्कुलर मोशन। इसी वजह से क्या मेरे बच्चे फर्स्ट पोस्टुलेट क्या रहा? बोहर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट ये है कि एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक कांस्टेंट रेडियस की ऑर्बिट्स में सर्कुलर ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन करता है और जब तक जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तब तक उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। और इस इलेक्ट्रॉन के लिए
नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स न्यूक्लियस के द्वारा, क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर कैसे चार्ज है, नेगेटिव है, तो न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर मोशन के लिए प्रोवाइड करता है क्या, सेंटीपिटल फोर्स। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया जा रहा है 1/4πε0 Q1 न्यूक्लियस का चार्ज, Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर मोशन के लिए क्या प्रोवाइड कर देगा, सेंटीपिटल फोर्स। तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड सेंटीपिटल फोर्स नीडेड फॉर सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू mv²/r। क्लियर। यहां पर जरा गौर से देखो मेरे बच्चे, 1/4πε0 की जगह पर मैंने लिख दिया 9 × 10⁹ Z e² mv²/r। क्लियर। एक r से ये r कैंसिल कर दो, एक r यहां ले जाओ, तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट है, इस r को इधर ले जाएंगे तो mv²r = 9 × 10⁹ Ze²। ये फर्स्ट पोस्टुलेट नंबर डाल दो फर्स्ट। सेकंड पोस्टुलेट देखो मेरे बच्चे, क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन क्या है बेटे, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। बहुत फेमस पोस्टुलेट है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। एटम में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम J = mvr = n × h/2π। मेरे साथ साथ बच्चों इसे नोट करते जाइएगा। वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n = 1 2 3 etc. फॉर k l m n सेल्स। तो यहां पर जरा गौर से देखो मेरे बच्चे, इस 2π को मैं इस 2π को इस mv की जगह पर लिख दिया, 2π को यहां से लाया और mv की जगह पर लिख दिया और mv को नीचे ले गया, तो 2πr = n h और mv को यहां ले आया mv। जरा गौर से देखेंगे अगर आप तो h/m × v ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है शायद, तो 2πr = n × लैम्डा लिख दिया है मैंने h/mv की जगह पर। इस लैम्डा को बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। लैम्डा = h/mv या h/p, इस लैम्डा को डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल whose circumference means length of orbit is an integral multiple of de Broglie wavelength. So according to de Broglie ये कहते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिन ऑर्बिट्स की सरकमफ्रेंस या जिन ऑर्बिट्स की लेंथ इस डी ब्रोगली वेवलेंथ की इंटीग्रल मल्टीपल हो। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे ये एक वेवलेंथ हो गई, 1 2 3 4 और ये 5, मींस ऐसा हो एटम में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिन ऑर्बिट्स की लंबाई या जिन ऑर्बिट्स की सरकमफ्रेंस इस डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल हो। क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल whose circumference और लेंथ ऑफ ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। थर्ड पोस्टुलेट देखिएगा, नोट कर लिया होगा आपने। सेकंड पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट देखिएगा, फ्रीक्वेंसी कंडीशन। इन द नॉर्मल कंडीशन एन इलेक्ट्रॉन रिजाइड्स इन k cell मींस ग्राउंड स्टेट और लोएस्ट एनर्जी स्टेट। थर्ड पोस्टुलेट नोट करिए आप, एटम में इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी कंडीशन थर्ड पोस्टुलेट देखें। इन द नॉर्मल कंडीशन एन इलेक्ट्रॉन रिजाइड्स इन k cell और ग्राउंड स्टेट और लोएस्ट एनर्जी स्टेट। नॉर्मल कंडीशन में एटम में इलेक्ट्रॉन, जैसे ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस,
ग्राउंड स्टेट के सेल को कहते हैं, लोएस्ट एनर्जी लेवल, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट एसेट्रा, हायर एनर्जी लेवल बोलते हैं इनको। इन नॉर्मल कंडीशन एन इलेक्ट्रॉन रिजाइड्स इन के सेल। जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में तो केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, वो लोएस्ट एनर्जी लेवल पर होगा, ग्राउंड स्टेट पर होगा। इफ वी सप्लाई एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, it will move to one of the higher energy level called excited state. It jump back within 10 to minus 8 second and radiates extra energy in the form of electromagnetic wave of wavelength lambda. जब ध्यान से सुनिए थर्ड पोस्टुलेट, इन अ नॉर्मल कंडीशन इलेक्ट्रॉन रिजाइड्स इन लोएस्ट एनर्जी लेवल और इन ग्राउंड स्टेट if we supply energy to the electron in the form of electric discharge। अगर हम इस एटम को बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई दे दें, एनर्जी दे दें, तो ये इस एटम में ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेकर इस लोअर एनर्जी लेवल से इन किसी हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। लेकिन ये जो हायर एनर्जी लेवल होती है एक्साइटेड एनर्जी स्टेट बोलते हैं इसको, और हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होता, फिर से वापस लौट करके आता है ये लोअर एनर्जी लेवल में विद इन 10 की पावर -8 सेकंड, और एक्स्ट्रा एनर्जी को रेडिएट करता है ये किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस लाइट के फॉर्म में। और निकलने वाली इस लाइट की मींस रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होगी वो कैसे निकालते हैं हम, डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू H न्यू इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। जरा गौर से देखो, हायर एनर्जी लेवल E2, E1 लोअर एनर्जी लेवल, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस ऑर्बिट की एनर्जी, जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको रेडिएट कर देगा लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस लाइट की हम यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, या निकलने वाली लाइट की यहां से वेवलेंथ निकाल सकते हैं। फिर से समझ लो, समझिए, फिर से आप इसको नोट कीजिए, आप इसको। थर्ड पोस्टुलेट फ्रीक्वेंसी कंडीशन है, इन द नॉर्मल कंडीशन इलेक्ट्रॉन रिजाइड्स इन द के सेल और ग्राउंड स्टेट और लोएस्ट एनर्जी लेवल। नॉर्मल कंडीशन में एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, लोएस्ट एनर्जी लेवल में होगा, सबसे कम ऊर्जा अवस्था लोएस्ट एनर्जी लेवल में। नॉर्मल कंडीशन में एटम में इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, लोएस्ट एनर्जी लेवल में। इफ वी सप्लाई एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, अगर उस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दे दी जाए तो क्या होगा, इट विल मूव टू वन ऑफ द हायर एनर्जी लेवल कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। तो वो इलेक्ट्रॉन जहां ग्राउंड स्टेट में था उसको जब हमने बाहर से एनर्जी दी तो वो इलेक्ट्रॉन उस ग्राउंड स्टेट को छोड़ेगा और किसी हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, एंड इट जंप बैक विद इन 10 की पावर -8 सेकंड। वो वहां पर जहां पर गया वहां पर उसकी पोजीशन स्टेबल पोजीशन नहीं होती, अनस्टेबल पोजीशन होती है, तुरंत वहां से वापस लौटेगा विद इन 10 की पावर -8 सेकंड एंड रेडिएट्स एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा गिवन बाय दिस रिलेशन। रिलेशन नोट कर लीजिए आप, पोस्टुलेट नोट कर लिया होगा आपने, डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू H न्यू माइनस HC अपॉन लैम्डा। मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन गया है, जैसे एटम में ये कोई एटम और इसका ये न्यूक्लियस है, लोएस्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। जैसे ग्राउंड स्टेट पर इलेक्ट्रॉन था पहले, जब हमने इस एटम को बाहर से एनर्जी दी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो इस एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन लेकर ग्राउंड स्टेट से कहां जाएगा, किसी हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। फिर हायर एनर्जी स्टेट को बोलते हैं हम एक्साइटेड स्टेट।
लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी लेवल में रुकता नहीं, विद इन 10⁻⁸ सेकंड फिर से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है। जैसे इस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E2 और इस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1, तो जैसे ही ऊपर से नीचे जब जंप करेगा तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी को रेडिएट करता है, किसके फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो ये निकलने वाली लाइट, निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं हम इस फॉर्मूले से। तो डेल्टा E, ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो कितनी एनर्जी को, एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या करता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ये रेडिएट करता है मेरे बच्चे। तो डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू H न्यू इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, इतने जूल। ठीक है ना। डेल्टा E एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल। एनर्जी डिफरेंस कहां से लेंगे? जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है उन दोनों एनर्जी लेवल का, एनर्जी लेवल की एनर्जी का डिफरेंस है ये E2 माइनस E1। और इस एक्स्ट्रा एनर्जी को रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, और इमिट होने वाली, निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं हम, न्यू बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा E अपॉन H। और वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो लैम्डा को इधर ले लो और डेल्टा E को यहां ले लो, तो HC अपॉन डेल्टा E। फ्रॉम दिस रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा निकालना है मुझे वेवलेंथ, H को, लैम्डा को यहां लो, डेल्टा E को नीचे लो। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस रिलेशन, लैम्डा इज इक्वल टू HC अपॉन डेल्टा E। डेल्टा E की वैल्यू अगर हम जूल में लिखते हैं तो इस रिलेशन से वेवलेंथ मेरे बच्चे मीटर में निकले। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एग्जैक्ट फिक्स और कैलकुलेटिव वैल्यू है बच्चों। भी भाई इस फॉर्मूले में डेल्टा E की वैल्यू डालेंगे अगर आप, तो डेल्टा E अगर जूल में लिखते हैं तो रिजल्ट आपका मीटर में आएगा। ठीक है ना। और अगर हम लैम्डा की जगह पर लैम्डा इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं 12375 डिवाइड बाई डेल्टा E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस रिलेशन से आंसर आएगा आपका एंगस्ट्रॉम में। 12375 को हम लिख सकते हैं 12400 अपॉन डेल्टा E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर किस में आएगा? इससे एंगस्ट्रॉम में आएगा। मेरे ख्याल से ये वैल्यू एग्जैक्ट और कैलकुलेटिव वैल्यू है। ये वाली वैल्यू कैसे निकाली है मैं बता दे रहा हूं इस वाले फॉर्मूले से। लैम्डा इज इक्वल टू HC अपॉन डेल्टा E। डेल्टा E अगर हम जूल में लें तो वेवलेंथ निकलेगी मेरे बच्चे मीटर में, और लैम्डा इज इक्वल टू H की वैल्यू लिखो 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ अपॉन जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाओ, डेल्टा E इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10⁻19 का, तो ये एनर्जी बन गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां पर 10 की पावर 10 का मल्टीप्लाई और कर दो मेरे बच्चे, तो आंसर आ जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम में। और जरा गौर से देखो मेरे भाई, इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आती है 12375 डिवाइड बाई डेल्टा E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर आपका एग्जैक्ट 12375 डिवाइड बाई डेल्टा E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। क्लियर है। 12375 को और हम इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं 12400 अपॉन डेल्टा 12400 अपॉन डेल्टा E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे आंसर जो भी आएगा वो सही माना जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू तो इससे आएगी बच्चों, और इससे भी निकाल सकते हो आप रिजल्ट में जो एरर आएगी मैक्सिमम 1%, वो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। या तो इससे निकालो या इससे निकालो। क्लियर। मैं बात कर रहा हूं रिजल्ट्स ऑफ बोर्स थ्योरी। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था आपका ध्यान होगा। फर्स्ट पोस्टुलेट ये रहा मेरे बच्चे, mv² r इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 ZE²। ठीक है ना। सेकंड पोस्टुलेट है mvr इक्वल टू n h अपॉन 2π। ध्यान तो नहीं भूलोगे बच्चों, तो रिजल्ट देखें जरा। फर्स्ट पोस्टुलेट है mv² r इक्वल टू 9 10⁻9 ZE²। इसको नंबर डाल दो फर्स्ट,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड पोस्टुलेट देखो, mvr इक्वल टू n इंटू एच अपॉन 2 पाई, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। और थर्ड पोस्टुलेट है, जब एटम में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जंप करता है तो एक्स्ट्रा एनर्जी डेल्टा ई, E2 माइनस E1, इलेक्ट्रॉन रेडिएट करता है उस एक्स्ट्रा एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोटोन की वेवलेंथ डेल्टा ई बराबर एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा इस वाले रिलेशन से निकाली जाएगी। दिस द थर्ड पोस्टुलेट। मुझे रेडियस निकालनी है बच्चों, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है तो जरा फर्स्ट सेकंड थर्ड पोस्टुलेट को चेक करो। आप यहां से रेडियस कैसे निकाल सकते हो इन तीनों पोस्टुलेट से? तो एक काम कर लो, आप पोस्टुलेट सेकंड का स्क्वायर करो और सेकंड का स्क्वायर करके उसको डिवाइड कर दो फर्स्ट पोस्टुलेट से, सिंपल सा। या फिर एक काम करो, सेकंड पोस्टुलेट से v की वैल्यू यहां से हटाओ, इसकी m इंटू आर को नीचे ले जाओ और इस v की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो r की वैल्यू निकल आएगी। अदरवाइज एक काम करो, सेकंड पोस्टुलेट का सिंपल सा मेथड बता रहा हूं मैं आपको, सेकंड पोस्टुलेट का स्क्वायर करो, स्क्वायर कर दिया m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 पाई का स्क्वायर करोगे तो 4 पाई स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर दो फर्स्ट पोस्टुलेट से। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? m v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 z e स्क्वायर, सिंपल सा है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखो मेरे बच्चे, v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, एक r से ये r कट गया, इस एक m से ये m कट गया, डायरेक्ट r निकल रहा है तो r इक्वल टू देखो डायरेक्ट निकल रहा है, इस m को डायरेक्ट नीचे लिख दो यहां पर। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया देखो, यहां देखो 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9, ये तो डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। ये क्या है? इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन z, और ये वाला m नीचे आ गया यहां पर, z m e स्क्वायर। ये रेडियस निकला, ये देखो ये रही, ये रेडियस शायद ये वाली रेडियस है, ये रही, चेक कर लो। 4 पाई स्क्वायर और रह गया ये 4 पाई स्क्वायर इंटू यहां पर 4 पाई स्क्वायर, ये रहा 4 पाई स्क्वायर, देखो ये रहा 1 अपॉन 9 10 पावर 9, 1 अपॉन 9 10 पावर 9, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, ऊपर है n स्क्वायर h स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन m z e स्क्वायर, m z e स्क्वायर। क्लियर है? तो सिंपल सी बात बोलिए मैंने, सेकंड पोस्टुलेट का स्क्वायर करो और उसको फर्स्ट पोस्टुलेट से डिवाइड कर दो तो डायरेक्ट रेडियस निकलेगी। आपको रटना नहीं है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला रटना नहीं है आपको, बस इन दोनों पोस्टुलेट से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब जरा गौर से देखो मेरे बच्चे इस फॉर्मूले को ध्यान से, क्या ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी वैल्यू कांस्टेंट है, ये भी वैल्यू कांस्टेंट है और ये भी वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है ना, और ये m कांस्टेंट है। ध्यान से फिर से देखो, ये कांस्टेंट, h कांस्टेंट, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट, m कांस्टेंट, z स्क्वायर कांस्टेंट, वो e स्क्वायर कांस्टेंट। तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर अपॉन z, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर अपॉन z। जरा गौर से देखो ध्यान से, बाकी की वैल्यू कांस्टेंट कौन सी है? कांस्टेंट वैल्यू है यहां पर 1 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 9, ये h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर। इन सभी को, इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जब इनको सॉल्व करोगे आप, ठीक है ना, इनको सॉल्व करके और उसमें मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 10 का, तो आंसर आएगा रेडियस का एंगस्ट्रॉम में, और ये वैल्यू सॉल्व करके 0.528 निकल करके आएगी, चेक कर लो। तो मैं कहना केवल इतनी सी बात चाहता हूं, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर और एक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल z, मुझे ये रिलेशन देखना था बच्चों, ये वाला बस केवल। ये फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट से मैं निकाल सकता हूं, इस फॉर्मूले को आपको रटना नहीं है, ठीक है ना। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट और हाइड्रोजन एटम, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n बराबर 1
एंड हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर 1। ठीक है, यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की जगह पर 1 और Z की जगह पर 1, बाकी की सब कांस्टेंट है। सबको सॉल्व करेंगे तो R1 की वैल्यू निकल करके आएगी मेरे बच्चे, R1 की वैल्यू निकल के आएगी 0.528 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। इस रेडियस को हम, इस वाली रेडियस को बच्चों क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड बोहर रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? बोहर रेडियस बोलते हैं इसको। सेकंड ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी बच्चों? n की जगह पर 2 रखो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो सेकंड ऑर्बिट की रेडियस होगी पहली ऑर्बिट की 4 टाइम्स, क्योंकि पहली ऑर्बिट की रेडियस मुझे पता है। ठीक है ना। थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर करो तो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस क्या बेटा? फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस के 3 का स्क्वायर करो 9 टाइम्स होगी। पहली ऑर्बिट की रेडियस मुझे पता है, तो इसका मतलब ये हो गया। अलग से यहां पर एक फॉर्मूला नोट कर लें, यहीं पर इस जगह पर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू, ध्यान दो, 0.528 इंटू n स्क्वायर अपॉन z, ये इतने एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। क्लियर है। जैसे हाइड्रोजन एटम की पहली ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है तो z की जगह पर 1 और n की जगह पर 1, तो पहली ऑर्बिट की रेडियस निकल आएगी हाइड्रोजन एटम की पहली ऑर्बिट की। ठीक है ना। अब मुझे हाइड्रोजन एटम की थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, तो हाइड्रोजन एटम तो z तो 1 हो गया, थर्ड ऑर्बिट n की जगह पर 3 लिखो, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो इसका मतलब हाइड्रोजन एटम की थर्ड ऑर्बिट की रेडियस पहली ऑर्बिट की रेडियस की कितने टाइम्स हो जाएगी? 9 टाइम्स। क्लियर है। ये बात क्लियर है मेरे बच्चे, यहां पर कोई डाउट नहीं है। ठीक है। मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी? स्पीड के लिए रिलेशन कहां से निकालेंगे? चला चेक करो। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट वेलोसिटी निकल के आएगी बच्चों। चेक कर लो। पोस्टुलेट फर्स्ट को पोस्टुलेट सेकंड से डिवाइड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दो। जब इसको इससे डिवाइड करोगे, m से m कटेगा, r से r कटेगा, v से v कटेगा, तो डायरेक्ट v बचेगा ना, दिस अपॉन दिस, तो ये 2 पाई के ऊपर ले जाना, 9 इंटू 10⁻9 z स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन n इंटू h। ये रिजल्ट लिखा है डायरेक्ट, देखो ये रखा 9 इंटू 10⁻9 2 पाई z स्क्वायर अपॉन n इंटू h मीटर पर सेकंड। तो यहां से nth ऑर्बिट में एटम की nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड का फॉर्मूला डायरेक्ट निकल आया 9 इंटू 10⁻9 2 पाई z स्क्वायर अपॉन n इंटू h। स्पीड की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। ठीक है ना मेरे बच्चे। सो वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल n लिखा है बच्चों, ये नोट कर लो इसे। इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, z की जगह पर 1 और n की जगह पर 1, z की जगह पर 1 लिखो और n की जगह पर 1 लिखो, और बाकी की सब कांस्टेंट वैल्यू है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकल के आती है मेरे बच्चे 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। और जरा गौर से देखो, हाइड्रोजन एटम की पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड है ये 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। और ये जो स्पीड होती है ना हाइड्रोजन एटम की पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है ये वाली 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये जो स्पीड है ये लाइट की स्पीड के 1/137 टाइम्स है। और ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी। ठीक है। हाइड्रोजन एटम की पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट की स्पीड के 1/137 टाइम्स होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, आपके काम की चीज है। सेकंड ऑर्बिट में स्पीड निकालनी है, हाइड्रोजन एटम की सेकंड ऑर्बिट में स्पीड निकालनी है मुझे, सेकंड ऑर्बिट में। तो जरा गौर से देखो, ये n था बच्चों यहां पर, ठीक है ना। सेकंड ऑर्बिट में निकालनी है मुझे, तो यहां पर वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल n, सेकंड ऑर्बिट के लिए n कितना आ जाएगा 2। तो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड पहली ऑर्बिट की क्या आएगी हाफ, थर्ड ऑर्बिट में पहली ऑर्बिट की 1/3, क्योंकि n की जगह पर 3 लिखोगे। क्लियर है।
क्लियर? अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है मेरे बच्चे, तो टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक रोटेशन करने में जो टाइम लेता है वो टाइम पीरियड, एक बार घूमने में, कंप्लीट ऑर्बिट में एक बार रिवॉल्व करेगा तो कितना टाइम लगेगा? टाइम इक्वल टू टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितनी है एक ऑर्बिट की? 2 पाई आर अपॉन स्पीड। आपने रेडियस निकाल रखी है और वेलोसिटी निकाल रखी है आपने, तो टाइम पीरियड निकल सकता है मेरे बच्चे। तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी। आर और वी की वैल्यू तो देखो यहां से डालूंगा बच्चों में, वी की वैल्यू तो देखो यहां से उठाऊंगा मैं, यहां लिख दूंगा, और आर की वैल्यू मेरे बच्चे यहां से उठाऊंगा यहां से, और इस वाले फॉर्मूले में यहां पर लिख देंगे, हम यहां पर लिख देंगे। आर और वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो टाइम पीरियड निकल आएगा आपका, रटना नहीं है फॉर्मूला। आर और वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, टाइम पीरियड एग्जैक्ट यही निकल के आएगा, 4h³ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर NQ अपॉन m Z स्क्वायर e⁴। तो यहां से एक कॉमन रिलेशन देखिएगा, टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NQ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल Z स्क्वायर। बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रिजल्ट है मेरे ख्याल से, जरा ध्यान देंगे अगर आप। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n⁵ and T is inversely proportional Z square. So T1 by T2 equal to N1Q upon N2Q। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी, ठीक है। अगर रेडियस के टर्म में देखते हैं बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n⁵, और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर, तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R⁴1/2। तो इस n की जगह पर, इसलिए इस n की जगह पर इस n को r के टर्म में लिखोगे तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R⁴n की जगह पर, इस n की जगह पर यहां पर R⁴1/2 लिख दो, तो यहां पर R⁴1/2 की पावर 3, तो पावर 3/2। मेरे ख्याल से T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R⁵। मैं जहां तक समझता हूं, आप भी जानते होंगे शायद, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एक चैप्टर पढ़ा था, वहां पर केप्लर्स थर्ड लॉ है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R⁴, और वहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ध्यान हो तो केप्लर्स थर्ड लॉ है, इसका मतलब केप्लर्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सैटेलाइट, प्लैनेट एंड इलेक्ट्रॉन। ये आप अंडरलाइन करना चाहते हो कर लो, नोट करना चाहते हो कर लो। कर लिया बच्चों? मैं बात कर रहा हूं राजा बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², ½ m, और वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी यहां से उठाइए, वेलोसिटी यहां से उठाओ v², और इस जगह पर v², v की वैल्यू यहां से उठाओ, इसका स्क्वायर करके यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये निकल के आएगा बच्चों। निकाल के देख लेंगे आप, वेलोसिटी को यहां से हटाएंगे इस जगह से, ये वाला वैल्यू, इसका स्क्वायर करो और यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो स्क्वायर करके, तो काइनेटिक एनर्जी ये निकल के आएगी 9 × 10⁹ का स्क्वायर, 2 पाई² m Z स्क्वायर e⁴n²h²। जरा ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन को हम C × H ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम यहां पर इस इक्वेशन में देखो मेरे बच्चे, इस वाली इक्वेशन में यहां पर C × H यहां पर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, और यहां पर CH मल्टीप्लाई कर दो, तो इस फॉर्मूले को मैं लिख सकूंगा, जरा गौर से देखना, Z स्क्वायर तो ये लिख दिया, C × H ये रहा, ठीक है, बोलो, अपॉन n², ये n² रहा, बाकी की वैल्यू क्या बची हुई है? कांस्टेंट, ये वैल्यू, ये e⁴ अपॉन h² C × H की वैल्यू रखोगे, इसकी जगह पर मैंने लिख दिया है रेडबर्ग कांस्टेंट R, मैंने अलग से नोट कर दिया है रेडबर्ग कांस्टेंट को, R = m e⁴ अपॉन 8 ε0² HQ × C
इस फॉर्मूले को नोट करना चाहते हो नोट कर लो, अदरवाइज कोई बात नहीं। कांस्टेंट वैल्यू है, m इलेक्ट्रॉन का मास है, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट हम जानते ही है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है। कांस्टेंट वैल्यू है सब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अगर आप, तो इस रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आती है 1.097 इंटू 10⁷ पर मीटर। आर को बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, इस आर को बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। ये बात क्लियर है। यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर रखना चाहते हो तो, रेडबर्ग कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ पार्टिकल। उस पार्टिकल का मास है ये, जो पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ध्यान रखिएगा आप, क्लियर है। आप रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्ट याद रखो 1.097 10⁻⁷, इसकी यूनिट होती है पर मीटर, डायमेंशनल फार्मूला L-1। तो जरा गौर से देखिएगा मेरे बच्चे, यहां पर R, C और H की वैल्यू रख दो, जूल में रिजल्ट आ रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाएंगे हम, इसको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाएंगे राजा बेटा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड कर देना, तो रिजल्ट आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। सॉल्व जब करोगे उसे तो फिक्स वैल्यू आएगी 13.6 Z² अपॉन n², और रिजल्ट आएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी साथ साथ नोट करते जाइए बच्चों, तभी मजा आएगा आपको, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z² और इनवर्सली प्रोपोर्शनल n²। इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम, तो Z बराबर 1 और n बराबर 1, तो पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी मेरे बच्चे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड ऑर्बिट में ले हाइड्रोजन एटम के लिए तो n की जगह पर 2 का करेंगे स्क्वायर, तो 4, तो इस वाली वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दो तो रिजल्ट आएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे ना, 13.6 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट के लिए n बराबर 2 हो गया, और 2 यहां लिखोगे, 2 का करोगे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो एनर्जी सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी जो आएगी फर्स्ट ऑर्बिट की 1/4 टाइम्स आएगी। इस 13.6 को 4 से डिवाइड कर दो तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम ऐसे ही थर्ड ऑर्बिट में लें तो n की जगह पर 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 से डिवाइड कर दो इस वैल्यू को, वैल्यू ये आ जाएगी, एंड सो ऑन। अब मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। भाई एटम में सिंपल सी बात बोल रहा हूं, जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इस ऑर्बिट की रेडियस भी निकाल लिया आपने, ऑर्बिट में रिवॉल्व करते समय आपने इसकी वेलोसिटी निकाल ली, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करते समय इसका टाइम पीरियड भी निकाल लिया, ठीक है ना। रिवॉल्व करते समय इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया आपने nth ऑर्बिट में। रिवॉल्व करते समय इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं बच्चों। nth ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी निकालो, अब इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी ये न्यूक्लियस पर तो चार्ज प्लस है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा है माइनस, एक न्यूक्लियस पर प्लस इलेक्ट्रॉन पर माइनस, और इन दोनों के बीच अट्रैक्शन है, दो पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, शायद पता हो तो। माइनस 9 × 10⁹, ये तो न्यूक्लियस का चार्ज है Ze इंटू ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है Q1 × Q2 अपॉन R का मतलब इसकी रेडियस, R nth ऑर्बिट की रेडियस। तो nth ऑर्बिट की रेडियस R की वैल्यू, यहां से इस जगह पर R की वैल्यू डालो, रेडियस कहां से लेंगे हम, ये R की वैल्यू शायद हम पहले बता चुके हैं, R की वैल्यू यहां से हटाओ इस जगह से, इक्वेशन नंबर 4 से R की ये वैल्यू हटाओ और यहां पर इस इक्वेशन में डाल दो मेरे बच्चे। यहां पर R की वैल्यू लिखोगे तो आपका रिजल्ट आएगा -9 × 10⁹ का स्क्वायर 4π² mZ² e⁴ अपॉन n² h² जूल। मेरे ख्याल से ये जो एनर्जी आ रही है ना,
ये काइनेटिक एनर्जी के जस्ट डबल है बच्चों। ये जो एनर्जी है ये एग्जैक्ट डबल है काइनेटिक एनर्जी के, लेकिन नेचर में साइन में नेगेटिव लिख रहा है यहां पर। तो यहां पर 2z² RCH/n², और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी के जस्ट डबल है लेकिन नेगेटिव है। क्लियर? और RCH की वैल्यू 13.6 × 2 आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 13.6 में तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया -27.2 Z²/n²। आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z², इनवर्सली प्रोपोर्शनल n²। इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की पहली ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी Z की जगह पर 1, n की जगह पर 1 कितना आएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड ऑर्बिट में तो 2 का स्क्वायर 4 से डिवाइड कर दो, इस वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दो, सेकंड ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। थर्ड ऑर्बिट में तो इस वैल्यू को 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो इस वैल्यू को 9 से डिवाइड कर दो, तो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी निकल आई। एंड सो अब मुझे निकालनी है इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। कौन सी एनर्जी निकालनी है मेरे बच्चे? टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। टोटल एनर्जी निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ऐड कर दो। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को ऐड करोगे, देखो पोटेंशियल एनर्जी तो ये है और काइनेटिक एनर्जी मेरे बच्चे ये रही, तो इस वैल्यू को ऐड कर लो आप डायरेक्ट, इस वाली वैल्यू को, या फिर ऐसा करो इस वैल्यू को ऐड करो किसके साथ? इस वैल्यू के साथ, तो रिजल्ट आएगा आपका ये। ठीक है, रिजल्ट आपका ये आएगा। टोटल एनर्जी एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी के बराबर आती है -RCH Z²/n², और ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, लेकिन टोटल एनर्जी नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी नेवर नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना? सो टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल n² और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z²। इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी? Z की जगह पर 1, n की जगह पर 1, तो एनर्जी टोटल एनर्जी निकल आई इलेक्ट्रॉन की पहली ऑर्बिट में। याद रखिएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अदरवाइज ये रिलेशन याद रखो, बस केवल और केवल ये रिलेशन याद रखो। क्लियर है? फर्स्ट ऑर्बिट में निकालनी है हाइड्रोजन एटम है Z1, n की जगह पर 1, 13.6 माइनस की। सेकेंड ऑर्बिट में इसको 4 से डिवाइड कर दो। थर्ड ऑर्बिट में इस वाली वैल्यू को थर्ड 3 का स्क्वायर 9 से डिवाइड कर दो इस वैल्यू को, तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? सो एनर्जी, ध्यान दो मेरी बात पर, सो एनर्जी ऑफ फ्री ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ फ्री ऑर्बिट, so energy of free orbit where electron becomes free from nuclear pull is 0. So at infinity means आयोनाइजेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? n की जगह पर यहां पर इंफिनिटी लिखो, इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो इसमें आयोनाइजेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट शोज दैट, बहुत बेहतरीन लाइन लिखी है बच्चों, इट शोज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग। देखो पहली ऑर्बिट में एनर्जी सबसे कम है -13.6, ये मेरे ख्याल से -3.4 ज्यादा है 13.6 से, -13.6 से। तो जैसे जैसे हायर एनर्जी लेवल में जा रहे हो तो ऊपर वाले ऑर्बिटों की एनर्जी बढ़ती जा रही है। 0 मेरे ख्याल से इन सबसे ज्यादा है। अरे भाई नेगेटिव वैल्यू है ना। इट शोज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट। जैसे जैसे इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। हियर नेगेटिव साइन और नेगेटिव वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शोज दैट इट इज बाउंड विद न्यूक्लियस विद सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई यहां माइनस साइन इसलिए आ रहा है, इसका सेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड है। माइनस साइन ये शो करता है, ठीक है ना।
एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पहले बोल चुके हो आप, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है लेकिन माइनस में होगी, और पोटेंशियल एनर्जी के जस्ट, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के जस्ट हाफ है। भाई काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट 13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है मेरे बच्चे? -27.2 अपॉन n स्क्वायर जेड स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी कितनी है nth ऑर्बिट में? -13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। टोटल एनर्जी जस्ट बराबर है काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है ना, और पोटेंशियल एनर्जी के जस्ट हाफ है। ये रिलेशन समझ आ गया होगा, ये रिलेशन समझ में आ गया होगा बच्चों, क्लियर है? वेव लेंथ ऑफ लाइट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, सिंपल सा टॉपिक है राजा बेटा, विशेष ध्यान से सुना। वेव लेंथ ऑफ लाइट मतलब जब एटम में इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो एक्स्ट्रा एनर्जी को लाइट के फॉर्म में वो रेडिएट करेगा, उसमें से निकालेगा, तो उसमें से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ क्या होगी? When the electron jump from outer orbit n of higher energy to inner orbit m of lower energy, then wavelength of light emitted in the form of photon according to Bohr's third postulate, delta E is equal to hc upon lambda। अब nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब है तो उसकी एनर्जी कितनी है? -RCh अपॉन n स्क्वायर। तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? nth ऑर्बिट से जब एटम में इलेक्ट्रॉन, ये तो मान लो न्यूक्लियस है, और ये तो इस ऑर्बिट का नंबर n है और इसका m है। जब एटम में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल nth ऑर्बिट से लोअर एनर्जी लेवल mth ऑर्बिट में जंप करता है तो एक्स्ट्रा एनर्जी को जब निकालेगा, डेल्टा E इक्वल टू hc बाई लैम्डा। तो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी E nth में -13.6, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं मैं, -13.6 या फिर -13.6 ना लिख करके E nth ऑर्बिट -RCh अपॉन n स्क्वायर, और mth ऑर्बिट में लेंगे तो इस वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E mth ऑर्बिट में -RCh अपॉन m स्क्वायर। जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी कितनी रेडिएट करेगा, निकालेगा। En में से Em को घटा दो, इस एनर्जी में से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें से जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस जो है ना वो प्लस हो जाएगा। वो यही किया है। nth ऑर्बिट की एनर्जी तो ये रही और mth ऑर्बिट की एनर्जी ये रही। nth ऑर्बिट की एनर्जी में से mth ऑर्बिट की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट किया है, चेक कर लो, क्लियर? तो जरा गौर से देखो, यहां पर देखो गौर से, RCH कॉमन ले लो, यहां से RCH, तो देखो डेल्टा E बराबर, मैं यहां से लिख रहा हूं फॉर्मूले को, डेल्टा E बराबर hc अपॉन लैम्डा इक्वल टू RCH, यहां से कॉमन ले रहा हूं, यहां से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, इसको मैं पहले लिख लूं 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस इसको 1 अपॉन n स्क्वायर। जरा गौर से देख लो, देखो CH से CH काट देना तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा R 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, क्लियर? m नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन कम्स, n नंबर ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन कम्स। ये फॉर्मूला देख लीजिए, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू R 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। इस रिलेशन से रिजल्ट आपका मीटर में आएगा, डायरेक्ट किस में आएगा मेरे बच्चे? मीटर में। और इससे अगर नहीं निकालना चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगाओ, लैम्डा इक्वल टू 12375 डिवाइड बाई डेल्टा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सीधा रिजल्ट आपका एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है ना?
न्यू बार को बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। 1/λ को मैं न्यू बार लिख सकता हूं बच्चों, ठीक है ना। न्यू बार को बोलते हैं वेव नंबर ऑफ वेव्स पर मीटर। एम यहां पर क्या है इस फॉर्मूले में, नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन कम एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन कम्स। नोट कर लीजिएगा, न्यू बार इज वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पर मीटर। क्लियर। चलिएगा, मैं बात कर रहा हूं राजा बेटा डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज। डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज फास्ट तेजी से बनाइए, आप इसे लिखिए। हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, नोट कर लीजिएगा मेरे बच्चे, मैं स्पेक्ट्रल सीरीज की बात कर रहा हूं। हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में मेरे बच्चे कितनी सीरीज होती है, स्पेक्ट्रल सीरीज कितनी है। हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सम ब्राइट लाइंस corresponding to the wavelength of radiation emitted by electron when it come back to the first orbit, second, third and so on orbits from their higher energy level which are named as। पहली ऑर्बिट पे अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट पर जंप कर रहा है तो उस स्पेक्ट्रल सीरीज को बोलते हैं लाइमन सीरीज। सेकंड ऑर्बिट पर जंप करके आ रहा है हायर एनर्जी लेवल से, तो वहां पर जो सीरीज मिलती है उस सीरीज को बोलते हैं बामर सीरीज। थर्ड ऑर्बिट पर जो आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट पर मिलती है हमको पास्टन सीरीज, फोर्थ पर मिलती है ब्रैकेट सीरीज, फिफ्थ पर मिलती है फंड सीरीज, और लास्ट सीरीज एक और होती है मेरे बच्चे, वो मैंने इसमें लिखी नहीं है, क्या बेटा, हमफ्री सीरीज। क्या कहा, फिर से समझ लो। हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सम ब्राइट लाइंस corresponding to the wavelength of radiation emitted by electron when it come back to first, second, third, fourth, fifth and so on orbits from their higher energy levels which are named as। पहली ऑर्बिट पर मिलती है लाइमन, दूसरी ऑर्बिट पर मिलती है बामर, तीसरी पर मिलती है पास्टन, चौथी ऑर्बिट पर मिलती है ब्रैकेट, पांचवी ऑर्बिट पर मिलती है फंड सीरीज और छठवीं पर मिलती है हमफ्री सीरीज रेस्पेक्टिवली। मैंने इसमें 5 सीरीज लिखी है केवल। फर्स्ट ऑर्बिट पर लाइमन, सेकंड पर बामर, थर्ड पर पास्टन, फोर्थ ऑर्बिट पर ब्रैकेट और पांचवी ऑर्बिट पर मिलती है फंड सीरीज। ठीक है नहीं, वेयर लाइमन सीरीज कम्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन। अंडरलाइन कर लो बच्चे से। वेयर लाइमन सीरीज कम्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन, बामर सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन while other lies in infrared region। बना लिया, लिख लिया। ये मेरे ख्याल से आपको फिगर बनाना होगा मेरे बच्चे, और ये शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं आप। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। ये तो पहली ऑर्बिट है बच्चों, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन, सेवेंथ, और इसके बाद चलते जाइए आप लास्ट ऑर्बिट। पहली ऑर्बिट पर नंबर डालो, इस पर एनर्जी लिख दो इसकी कितनी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट पर -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट पर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिफ्थ ऑर्बिट पर -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिक्स्थ ऑर्बिट पर -3.377 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। nth ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन एटम में nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहली ऑर्बिट के लिए n बराबर 1 लिखो, n बराबर 1 लिखोगे तो ये रिजल्ट आएगा। दूसरी ऑर्बिट के लिए n बराबर 2 लिखो तो इस वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दो तो रिजल्ट ही आएगा। इस वैल्यू को थर्ड ऑर्बिट के लिए लेंगे तो n की जगह 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 से डिवाइड करोगे इस वैल्यू को तो ये वैल्यू आएगी n बराबर 4। इस वैल्यू को
4 का स्क्वायर करो, 16 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी। क्लियर? n बराबर 5, 5 का स्क्वायर 25, इस वैल्यू को 25 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, 13.6 को n बराबर 6, समझ आ गई होगी मेरी बात। 6 का स्क्वायर 36 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट ही आएगा मेरे बच्चे, नोट करते जाइए आप। ये जो स्पेक्ट्रम बनाया है मैंने, स्पेक्ट्रल सीरीज मैंने बनाई है इसकी हाइड्रोजन एटम। किसकी बनाई है? ये हाइड्रोजन एटम की सीरीज बनाई है। कैसे बनाएंगे? देखो, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से चलकर अगर फर्स्ट ऑर्बिट पर जंप करता है, ये पहली ऑर्बिट है। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर आता है, ये लाइमन सीरीज की पहली लाइन कहते हैं। थर्ड ऑर्बिट से चल करके फर्स्ट ऑर्बिट पर आ रहा है, फोर्थ ऑर्बिट से चल करके फर्स्ट ऑर्बिट पर जंप करे, फिफ्थ से फर्स्ट पर आए, कहीं से भी आए लेकिन इलेक्ट्रॉन कहीं से ऊपर से कहीं से आ जाए लेकिन आए फर्स्ट पर, तो इस सीरीज को बोलते हैं मेरे बच्चे, मैंने लिख दिया है। फर्स्ट ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से चलकर फर्स्ट ऑर्बिट पर जंप करता है तो ये सीरीज मिलती है हमको लाइमन सीरीज। क्लियर? क्लियर है? अगर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट पर जंप कर रहा है, हायर एनर्जी लेवल से चल करके सेकंड पर आए, कहीं से आए लेकिन सेकंड पर आए, ऊपर से कहीं से भी जंप करे लेकिन सेकंड पर आए एटम में इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी ऊपर से जंप करके कहां पर आए? सेकंड ऑर्बिट पर आए, तो इस सीरीज को बोलते हैं हम बामर सीरीज। बामर सीरीज में जरा चेक कर लो बच्चों, मैंने इस पर कुछ नाम दिया है, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा। एक्चुअल में बामर सीरीज की जो पहली 4 लाइन होती है ये विजिबल रीजन में होती है और रेस्ट ऑफ सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है बच्चों। ठीक है ना? अगर एटम में इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ऊपर से थर्ड ऑर्बिट पर जंप करता है, कहीं से भी ऊपर से आई थर्ड ऑर्बिट पर आई, तो ये सीरीज मिलती है कौन सी? पास्टन सीरीज। ठीक है ना? थर्ड ऑर्बिट पर ये n बराबर 3 लिखा है। फोर्थ ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन ऊपर से कहीं से भी चल करके फोर्थ ऑर्बिट पर आता है तो ये मिलती है हमको ब्रैकेट सीरीज। फिफ्थ ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट पर आ रहा है हायर एनर्जी लेवल से, कहीं से भी आए फिफ्थ ऑर्बिट पर आई तो ये मिलती है फुंड सीरीज। और सिक्स्थ ऑर्बिट पर जंप करके हायर एनर्जी लेवल से जंप करके सिक्स्थ ऑर्बिट पर आ रहा है तो ये मिलती है मेरे बच्चे हम्फ्री सीरीज। मैंने इसमें लिख दी है, लेकिन हम केवल 5 सीरीज पढ़ते हैं, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड। लाइमन सीरीज मिलती है पहली ऑर्बिट पर, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, हम्फ्री फुंड सीरीज। लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड 5 सीरीज याद रखना केवल। पहली ऑर्बिट पर लाइमन आती है, दूसरी ऑर्बिट पर मिलती है बामर सीरीज, तीसरी ऑर्बिट पर मिलती है ब्रैकेट सीरीज, लाइमन बामर पास्टन सीरीज, तीसरी ऑर्बिट पर पास्टन सीरीज, चौथी ऑर्बिट पर मिलती है ब्रैकेट सीरीज, पांचवी ऑर्बिट पर मिलती है फुंड सीरीज, छठवीं ऑर्बिट पर मिलती है हम्फ्री सीरीज, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। केवल और केवल 5 सीरीज पढ़ाई जाती हैं, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड। क्लियर? ये हाइड्रोजन एटम का मैंने इमिशन स्पेक्ट्रम बनाया है, मैंने लिख दिया है। इमिशन स्पेक्ट्रम में सारी सीरीज मिल रही है, लेकिन हाइड्रोजन एटम का ये जो स्पेक्ट्रम बनाया है, देखो ये वाला, ये केवल मैंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाया है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तब मिलेगा जब एटम में इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जाता है। तो इसमें हाइड्रोजन एटम के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में केवल और केवल एक सीरीज मिल रही है, लाइमन सीरीज। कारण उसका, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कोई इलेक्ट्रॉन तभी करेगा जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पर बैठा होगा। तो क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन होता कहां पर है? लोअर एनर्जी लेवल में, हायर एनर्जी लेवल में तो नहीं होता। तो एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से ही ऊपर जाएगा ना। तो इसीलिए लोअर एनर्जी लेवल कौन सा है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से ही जब ऊपर जाएगा, मींस फर्स्ट ऑर्बिट से ही जब ऊपर जाएगा, तो पहली ऑर्बिट पर केवल और केवल और केवल एक सीरीज मिलती है, लाइमन सीरीज। इसीलिए हाइड्रोजन एटम के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में केवल एक सीरीज मिलती है, जबकि इमिशन स्पेक्ट्रम में सभी सीरीज मिलती है, ऑल सीरीज मिलती है हमको। ठीक है?
लाइमन सीरीज है क्या मेरे बच्चे? ये फिगर मेरे ख्याल से सब बच्चों ने बना लिया होगा, बना लीजिए आप इसे ठीक से। बना लिया राजा बेटा? सभी बच्चों ने बना लिया है फिगर? मैं जहां तक समझता हूं बना लिया होगा सबने। चलिएगा, मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे लाइमन सीरीज। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप इनटू फर्स्ट ऑर्बिट m बराबर 1 फ्रॉम सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, and radiation lies in ultraviolet region, and wavelength of radiation can be calculated as the relation 1 by lambda is equal to r 1 upon m square minus 1 upon n square। जहां पर m बराबर तो 1 होगा लाइमन सीरीज के लिए, m बराबर 1, और n की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे पहली लाइन के लिए निकालना है, लाइमन सीरीज की पहली लाइन की वेवलेंथ निकालनी है, तो सीरीज कौन सी है? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज जरा ध्यान दें बच्चों, मैं बात कर रहा हूं किसकी? स्पेक्ट्रल सीरीज आपकी 5 है, 5 पढ़ाई जाती हैं, होती 6 है। मैं बात कर रहा हूं लाइमन सीरीज कहां पर मिलती है मेरे बच्चे? लाइमन सीरीज की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। लाइमन सीरीज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप इनटू फर्स्ट ऑर्बिट m is equal to 1 from second, third, fourth and so on, and radiation lies in ultraviolet region, and wavelength of radiation can be calculated as 1 upon lambda is equal to r 1 upon m square minus 1 upon n square। जहां पर m बराबर 1 क्योंकि लाइमन सीरीज है, m बराबर 1 क्योंकि पहली ऑर्बिट पर लाइमन सीरीज मिलती है, और n की वैल्यू एटम में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से कहीं से भी आए चल करके 1 पर आए, सेकंड से फर्स्ट पर आए, या थर्ड से फर्स्ट पर आए, या फोर्थ से फर्स्ट पर आए, लाइमन सीरीज मिलती है। मुझे वेवलेंथ अब निकालनी है जैसे लाइमन सीरीज की पहली लाइन की, फर्स्ट लाइन की। तो फर्स्ट लाइन के लिए लाइमन सीरीज है तो m बराबर 1 हो गया, पहली लाइन तो 1 ऐड कर दो इसमें, तो n की वैल्यू निकल आई, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r, m की जगह पर 1 और इस n की जगह पर 2। क्लियर है? तो यहां से लैम्डा हम कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना आप, तो डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू निकलेगी 1216 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन एटम में लाइमन सीरीज की पहली लाइन की वेवलेंथ सबसे, लैम्डा सबसे ज्यादा और फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे कम होगी। मैं बात कर रहा हूं लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन की वेवलेंथ सीरीज लिमिट बोलती है बच्चों से। क्या बोलते हैं? सीरीज लिमिट। फॉर लास्ट लाइन और सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, क्वेश्चन पूछता है फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। सीरीज लिमिट का मतलब होता है लास्ट लाइन की बात कर रहा है। तो लाइमन सीरीज के लिए m बराबर 1 और n बराबर इन्फिनिटी, तो फॉर्मूले में लगाओ 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r आएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन r की वैल्यू रख देना, वेवलेंथ निकल आएगी आपकी 912 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ मिनिमम और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। लाइमन सीरीज की पहली लाइन की वेवलेंथ ये रही और लास्ट लाइन की वेवलेंथ ये रही, रटना नहीं है, फॉर्मूले से निकालना। क्लियर? बामर सीरीज when electron jump into second orbit m बराबर 2 from third, fourth, fifth and so on, and the radiation lies in visible region, and the wavelength of radiation can be calculated by this relation 1 upon lambda is equal to r 1 upon m square minus 1 upon n square। जहां पर बामर सीरीज के लिए m बराबर 2 लिखेंगे, n की वैल्यू 2 के ऊपर चलो 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रॉब्लम है बच्चों। इट लाइज मेनली इन अल्ट्रावायलेट रीजन, बामर सीरीज जो मेनली अल्ट्रावायलेट रीजन में ही होती है, रीजन प्लस ओनली फर्स्ट 4 लाइन इन विजिबल रीजन। बामर सीरीज को आपने विजिबल रीजन में लिखा है बच्चों, एक्चुअल में बामर सीरीज मेनली मिलती है अल्ट्रावायलेट रीजन में। बामर सीरीज लाइज मेनली इन अल्ट्रावायलेट रीजन, और पहली 4 लाइन मिलती है उसकी विजिबल रीजन में। मैं फर्स्ट लाइन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट लाइन को मैंने H अल्फा लाइन बोला है, बामर सीरीज की पहली लाइन, तो m बराबर तो 2 और पहली लाइन इसमें 1 जोड़ दो तो n की जगह पर 3,
तो यहां पर m की जगह पर 2 लिखो और n की जगह पर 3 लिखो, लैम्डा निकाल लो। वेवलेंथ निकल के आएगी पहली लाइन की, बामर सीरीज की पहली लाइन की वेवलेंथ 6563 एंगस्ट्रॉम, और ये वेवलेंथ मेरे ख्याल से रेड कलर की है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब बामर सीरीज की पहली लाइन जो मिलती है वो रेड कलर की है। सेकंड लाइन को एच बीटा लाइन बोलते हैं। सेकंड लाइन के लिए m बराबर 2, क्योंकि बामर सीरीज है। सेकंड लाइन तो इसमें 2 ऐड कर दो, n की वैल्यू आ जाएगी 4, तो m की वैल्यू 2 और n की जगह पर 4 यहां लिखो और वेवलेंथ निकाल लो 4861 एंगस्ट्रॉम। ये ग्रीन लाइट की वेवलेंथ है बच्चों। थर्ड लाइन एच गामा लाइन। तीसरी लाइन तो m बामर सीरीज है तो m बराबर 2, और तीसरी लाइन तो इसमें 3 ऐड कर दो। तीसरी लाइन के लिए कह रहे हो ना, तो m में 3 जोड़ो तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो m की जगह पर 2 और n की जगह पर 5 यहां लिखोगे, लैम्डा निकाल लेना 4340 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम ये वॉयलेट कलर की वेवलेंथ है मेरे बच्चे, वॉयलेट रीजन में आती है ये वेवलेंथ, ये वाली वेवलेंथ वॉयलेट रीजन में आती है। और फोर्थ लाइन एच डेल्टा लाइन, फोर्थ लाइन बामर सीरीज m बराबर 2 और फोर्थ लाइन इसमें 4 ऐड कर दो तो n की जगह पर 6, m को रखो यहां पर 2 और n को रखो 6, तो वेवलेंथ निकल आएगी। ये कलर भी कौन से रीजन में है? वॉयलेट रीजन में। क्लियर? सीरीज लिमिट मींस लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो बामर सीरीज की लास्ट लाइन m बराबर 2 और n बराबर अनंत, तो यहां पर 2 लिखो, यहां अनंत लिखो, लैम्डा निकाल लेना, वेवलेंथ निकलेगी। अल्ट्रावायलेट रीजन में चली गई मेरे बच्चे, ये 3646 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? नोट कर लिया है? यस। मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे पाससन सीरीज। When electron jump into third orbit from 4th, 5th, 6th, 7th and so on, and the radiation lies in infrared region and the wavelength lambda of radiation can be calculated. formula वही लिखा हुआ है बार बार, 1 upon lambda equal to r 1 upon m square minus 1 upon n square। सीरीज कौन सी है? पाससन सीरीज। पाससन सीरीज के लिए m की वैल्यू 3 होगी बच्चों, n की वैल्यू 3 के बाद चलो 4, 5, 6 एंड सो। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पाससन सीरीज, पाससन सीरीज की पहली लाइन की वेवलेंथ चाहिए मुझे। पाससन सीरीज है तो m बराबर 3, फर्स्ट लाइन है तो 1 जोड़ो m की वैल्यू में, 3 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4, तो n की जगह पर 4, m बराबर 3 और n की जगह पर 4। इस m की जगह पर 3 लिखो, उसका स्क्वायर करना, n की जगह पर 4 लिखो, फिर स्क्वायर करना, लैम्डा को कैलकुलेट कर लो, लैम्डा की वैल्यू आएगी 18751 एंगस्ट्रॉम। और मेरे ख्याल से ये वाली जो वेवलेंथ आ रही है मेरे बच्चे, फार इंफ्रारेड रीजन, फार इंफ्रा का मतलब ज्यादा वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेंज है, मैंने लिख दिया फार इंफ्रारेड रीजन। फार इंफ्रारेड का मतलब उच्च वेवलेंथ की, हाई वेवलेंथ की इंफ्रारेड रीजन में पहली लाइन की वेवलेंथ है पाससन सीरीज की पहली लाइन की। फॉर लास्ट लाइन, लास्ट लाइन सीरीज लिमिट कहते हैं उसे। पाससन सीरीज m बराबर 3, लास्ट लाइन n बराबर अनंत। m की जगह पर 3 लिखो, n की जगह पर इंफिनिटी लिखो, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, यहां से लैम्डा निकल आएगा। यहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी 8204 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ कम है, ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये वेवलेंथ भी इंफ्रारेड रीजन में है। क्लियर? फोर्थ सीरीज है मेरे बच्चे ब्रैकेट सीरीज। कौन सी सीरीज? ब्रैकेट सीरीज। When electron jump into fourth orbit from 5th, 6th, 7th and so on, and radiation lies in the far infrared region, and wavelength of radiation can be calculated 1 by lambda equal to r 1 upon m square minus 1 upon n square। ब्रैकेट सीरीज के लिए m की वैल्यू 4 होगी, m की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 4 से आगे चलो 5, 6, 7 एंड सो। क्लियर है? फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ चाहिए मुझे, फर्स्ट लाइन ब्रैकेट सीरीज, फर्स्ट लाइन वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। फॉर फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन के लिए ब्रैकेट सीरीज है m बराबर 4,
फर्स्ट लाइन इसमें 1 जोड़ दो, फर्स्ट बोल रहे हो ना, फर्स्ट 1, तो 4 में 1 जोड़ोगे तो n की वैल्यू 5 आ गई। m की जगह पर, इस m की जगह पर 4 लिख दिया, m की जगह पर 5 लिख दिया, तो पहली लाइन की वेवलेंथ निकाल लूंगा 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, तो यहां से लैम्डा निकल करके आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 4041441 एंगस्ट्रॉम। ये वेवलेंथ, हाई वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ है बच्चों। फॉर सीरीज लिमिट, लास्ट लाइन को सीरीज लिमिट बोलते हैं बच्चों। ब्रैकेट सीरीज m बराबर 4 और लास्ट लाइन का मतलब सीरीज लिमिट n बराबर इंफिनिटी। वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, m की जगह पर 4 लिख दो, n की जगह पर इंफिनिटी लिख दो, लैम्डा निकल आएगा। लैम्डा की वैल्यू आ रही है 14558 एंगस्ट्रॉम, मतलब ब्रैकेट सीरीज की लास्ट लाइन की वेवलेंथ 14558 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट करनी है, रटनी नहीं है ये वैल्यू, ये भी फार इंफ्रारेड रीजन में है। पांचवी सीरीज है मेरे बच्चे, कौन सी? फुंड सीरीज। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप इनटू फिफ्थ ऑर्बिट फ्रॉम 6th, 7th, 8th एंड सो ऑन एंड द रेडिएशन लाइज इन द फार इंफ्रारेड रीजन एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय रिलेशन। वही रिलेशन है एक बार 1/λ = r 1/m² माइनस 1/n²। जहां पर फुंड सीरीज के लिए m कितना लिखेंगे? 5, और n की वैल्यू 5 के ऊपर चलो 6, 7, 8 एंड सो ऑन, तो m की जगह पर 5 लिख दिया, तो 1/λ = r 1/5² माइनस 1/n²। फार इंफ्रारेड रीजन में आएगी। पहली लाइन के लिए चेक करो, m बराबर 5 फर्स्ट लाइन है, तो एक एड्स में ऐड करोगे तो n बराबर 6, तो 1/λ = r 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर, तो वेवलेंथ निकल आएगी 74109 एंगस्ट्रॉम। ये हाई वेवलेंथ, ज्यादा वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेज की वेवलेंथ है ये बच्चों, ठीक है ना। फॉर लास्ट लाइन, लास्ट लाइन सीरीज लिमिट बोलते हैं। फुंड सीरीज के लिए m बराबर 5 है, n बराबर अनंत है, तो वेवलेंथ निकल आएगा 1/λ = r 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। तो वेवलेंथ λ = यहां से कैलकुलेट कर लेना, r की वैल्यू लिख के, ठीक है, 22748 एंगस्ट्रॉम। यहां तक बात समझ आ गई। मैं बात कर रहा हूं राजा बेटा 6th सीरीज, कौन सी? हम्फ्री सीरीज, जो कि आपके सिलेबस में है ही नहीं। When electron jump into 6th orbit from 7th, 8th and so on, and radiation lies in far infrared region and wavelength of radiation can be calculated as 1/λ = r 1/m² 1/-1/n²। ठीक है ना, m की जगह पर 6 लिख दो, ठीक है ना। फार इंफ्रारेड रीजन में आएगी ये वाली ऑर्डर। n की वैल्यू जिस नंबर के लिए पूछ रहा है n की वैल्यू निकालते जाइए, रखते जाओ, लैम्डा निकल आएगा। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है जो मैं पहले बता चुका हूं, वी गेट ऑल द सीरीज इन द इमिशन स्पेक्ट्रम, वी गेट ऑल द सीरीज इन द इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में हमको सारी सीरीज मिलती है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड। वी गेट ऑल द सीरीज इन द इमिशन स्पेक्ट्रम because the electron can jump from any higher orbit to any lower orbit. We get only Lyman series in the absorption spectrum. Emission spectrum में तो हमको सारी सीरीज मिलती है, क्योंकि emission spectrum में तो एटम में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से किसी भी लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर सकता है, इसीलिए उसमें सभी सीरीज मिलती है। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में केवल हमको एक सीरीज मिलती है, लाइमन सीरीज। मैंने लिखा है we get only Lyman series in the absorption spectrum because there is only one electron in the K cell, so go to the higher orbit। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर होगी मेरी बात बच्चों। एक बहुत सिंपल सा और छोटा सा और बड़ा काम का नोट लिखा है और बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लिखा हुआ है बच्चों। ये स्पेशली बोल रहा हूं, नोट कर ले आप इसे। लेट z इज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, तो रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल z है, एनर्जी डायरेक्शनल z स्क्वायर, एनर्जी डिफरेंस डायरेक्शनल z स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन डायरेक्शनल z स्क्वायर एंड वेवलेंथ रेडिएटेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल z स्क्वायर। ठीक है ना।
जैसे फॉर सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, फॉर सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, क्योंकि हीलियम एटम के लिए Z2 होता है बच्चों, हैव वन इलेक्ट्रॉन एज इन हाइड्रोजन एटम, hence their spectra और spectrum are similar to that of हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में भी एक इलेक्ट्रॉन है और हीलियम एटम में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे हटा दो तो एक ही तो बचेगा। तो हीलियम सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम का स्पेक्ट्रम सिंग वैसा ही होगा जैसा कि हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम है। अब रेडियस निकालनी है मुझे, तो रेडियस ऑफ हीलियम एटम इक्वल टू, क्योंकि जेड हीलियम के लिए कितना लिखेंगे 2, तो जेड यहां 2 लिख दो, तो 1/2 टाइम्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये पॉइंट जरा अंडरलाइन कर लो बच्चों। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सिंगली आयोनाइज्ड हाइड्रोजन हीलियम एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर है, और जेड हीलियम का कितना है 2, तो हाइड्रोजन एटम की कितनी गुनी होगी 4 गुनी। एनर्जी डिफरेंस हाइड्रोजन एटम से हीलियम के लिए 4 टाइम्स, क्योंकि डायरेक्शनल जेड स्क्वायर है। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर है, तो फ्रीक्वेंसी भी हाइड्रोजन एटम की फ्रीक्वेंसी से 4 गुनी होगी, और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर है, तो वेवलेंथ हीलियम के लिए हाइड्रोजन से 1/4 होगी। अगर डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम होता बच्चों तो जेड की जगह पर 3 लिख देते। तो रेडियस लिथियम की हाइड्रोजन से 1/3, एनर्जी हाइड्रोजन से 9 टाइम्स, एनर्जी डिफरेंस हाइड्रोजन से 9 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन से 9 टाइम्स, और वेवलेंथ हाइड्रोजन से 1/9 टाइम्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी, नोट कर लीजिए आप इसे। उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने। बच्चों इस वीडियो लेक्चर को कम से कम 3-4 बार सुनिए, तभी हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे निकलेंगे, ठीक है ना। 1-2 बार इसको सुन करके रिवाइज कर लो, क्वेश्चन निश्चित निकलेंगे, क्वेश्चन ट्राई करें फिर आप।